हेलो बच्चों। तो बच्चों ये बात है करीब करीब 20 साल पहले की। मैं 10th क्लास में था और पूरे हमारे डिस्ट्रिक्ट में एक बच्चा बड़ा फेमस था। फ़िलहाल मैं उस बच्चे का नाम मैं आनंद बोल देता हूँ, ठीक है ना। तो बच्चा आनंद बहुत ही फेमस था। बच्चा आनंद क्यों फेमस था? क्योंकि उसकी मैथ्स बहुत ही अच्छी थी और सब लोग ये बोलते थे कि यार इसने 8 क्लास में भी ये फुल मार्क्स लाया, 9th में भी फुल मार्क्स लाया। और स्कूल का भी अगर कोई टेस्ट होता था तो वो बच्चा हमेशा हमेशा वो फुल मार्क्स ही लाता था। तो मैं भी उस बच्चे से ऑब्वियसली बात है काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस था। और मुझे ये लगता था कि अगर मैथमेटिक्स हो तो आनंद टाइप की मैथमेटिक्स होनी चाहिए कि पूरे ज़िले में लोग आपका नाम जाने। बाय द वे 10th का एग्ज़ाम होता है। आनंद से जो उम्मीद थी वही हुआ। आनंद के 100 में से 99 मार्क्स आए। यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम का वो भी बच्चा था, यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम का मैं भी बच्चा था। और यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम में 100 में से 99 लाना ऑलमोस्ट लगा लो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। अगर आप अपने मम्मी पापा या चाचा चाची से पूछोगे ना कि 20 साल पहले यूपी बोर्ड का क्या सीन होता था हिंदी मीडियम का, तो आप लोग वो आपको बताएंगे कि केवल 15 से 20% बच्चा पूरे एग्ज़ाम में पास होता था। अगर किसी बच्चे का 80 to 83% मार्क्स आ जाए तो पूरे यूपी की मेरिट लिस्ट में उसका नाम आ जाता था। और ऐसे सिचुएशन में आनंद के 99 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 100। और मेरे मार्क्स अगर पूछोगे, मेरे मार्क्स 83 थे। 83 कतई भी बुरा मार्क्स नहीं था, बट एक आनंद का लेवल अलग था। आनंद का जो एडमिरेशन था आनंद के टूवर्ड्स, मतलब जिस निगाह से हम लोग देखते थे और आनंद के बारे में जो फील करते थे वो दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा था। 11th में वो अगेन मेरे स्कूल में ही था। 11th में भी उसका परफॉर्मेंस हमेशा से ही अच्छा था, एटलीस्ट मैथमेटिक्स में। बाकी सब्जेक्ट में भी अच्छा था बट मैथमेटिक्स में एक्सेप्शनली गुड था। 12th वाला एग्ज़ाम होता है। 12th में फिर से आनंद के 95 मार्क्स आते हैं आउट ऑफ 100। मेरे 87 आते हैं। अगेन आनंद की जो इमेज है कि मैथमेटिक्स हो तो आनंद टाइप, वो आनंद की इमेज बिल्कुल मेंटेन है। अब होता क्या है बेटा, 12th के बाद मैं बेसिकली यूपी के एक बहुत ही छोटे से ज़िले से मैं बिलोंग करता हूँ। तो 12th के बाद आनंद भी ड्रॉप मारते हैं, मैं भी ड्रॉप मारता हूँ आईआईटी जेईई की तैयारी के लिए। आनंद कोटा के एक बहुत ही रिनाउंड इंस्टीट्यूट में जाते हैं। मैं उस उतने बड़े इंस्टीट्यूट में जा नहीं पाया चूँकि कोटा जाने का खर्चा बहुत ज़्यादा था। तो मैं बेसिकली अपने घर के आसपास में जो मतलब लोकल टाइप का इंस्टीट्यूट था उसको मैंने ज्वाइन कर लिया। और आनंद से जैसे उम्मीद थी कि आनंद की जिस लेवल की मैथमेटिक्स थी, जिस लेवल का स्टूडेंट था, उसी लेवल के इंस्टीट्यूट में जाता है। एक साल हम दोनों लोग ड्रॉप मारते हैं। फाइनली जब आईआईटी जेईई का पूरी तैयारी, वो भी अपनी मेहनत कर रहे होंगे, आई एम श्योर अबाउट इट। आईआईटी जेईई का एग्ज़ाम होता है तो उसमें ये पता लगता है कि आनंद का आईआईटी जेईई वाले एग्ज़ाम में भी नहीं हो पाया। आईआईटी जेईई के जो नीचे वाला एग्ज़ाम होता था उसको उस टाइम पे हम लोग एआई ट्रिपल ई बोलते थे, ऑल इंडिया इंजीनियरिंग इंट्रेंस एग्जामिनेशन, जिसको आज के टाइम में जेईई मेन बोला जाता है। आनंद का जेईई मेन में भी नहीं हो पाया। और उससे नीचे वाला एक एग्ज़ाम होता था जिसको हम लोग उस टाइम पे बोलते थे यूपीसी, उत्तर प्रदेश स्टेट इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन। उसमें भी आनंद की रैंक थोड़ी सी पीछे थी। तो यूपी में उसको प्राइवेट वाला कॉलेज मिला, यूपी में भी उसको गवर्नमेंट वाला कॉलेज नहीं मिल पाया। उस बच्चे आनंद को, जिसको एटलीस्ट मैंने ज़िंदगी के 4 साल मैंने उसको एडमायर किया है कि उसका बोर्ड में परफॉर्मेंस गॉड लेवल का था। वहीं अगर मेरी बात करोगे तो मेरा आईआईटी में भी काफ़ी अच्छा रैंक आ गया था, एआई ट्रिपल ई में उससे अच्छा रैंक आ गया था, स्टेट लेवल वाले में उससे अच्छा रैंक आ गया था। बट पॉइंट ये था कि जब आपको आईआईटी मिल रही है तो आपको कहीं पे और देखने की ज़रूरत है नहीं। तो फाइनली मैं 2006 में मैंने आईआईटी में एंट्री मार ली। और मुझे खुद उस समय सरप्राइज़ हो रहा था कि यार ऐसा कैसे हो गया कि आनंद को मैंने पीछे छोड़ दिया। ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैंने सोचा था कि आनंद जहाँ पे चल रहा है, अगर मैं उसके पीछे पीछे चलता रहूं और ज़्यादा गैप ना मेंटेन हो तो समझ लो मैं सफल हो जाऊंगा। बट अब 2006 में मुझे ऐसा लगा कि आनंद मेरे से इतना कैसे ज़्यादा पीछे हो गया। और और उसके बाद इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह में गए, मेरा कुछ प्लेसमेंट हुआ, वो अपना कुछ जॉब वॉब करने लगे। अब फ़िलहाल आज के टाइम में लाइफ में ये स्टेज है कि आनंद मेरे कंपटीशन में भी नहीं है। मतलब अब जैसे होता नहीं कि आप जब बहुत आगे निकल जाते हो तो बहुत सारे लोग पीछे छूट जाते हैं और उनको पीछे
पलट के देखने का कोई मतलब नहीं होता बेटा, ज़िंदगी ऐसे ही चलती है, क्योंकि आदमी हमेशा प्रोग्रेस की तरफ आगे बढ़ता है, आदमी हमेशा आगे जाना चाहता है। तो जिन लोगों को आपने पीछे छोड़ दिया, भले वो आपके चाहे जितने अच्छे दोस्त रहे हों, भले आपने उनको चाहे जितना एडमायर किया हो, उनको आप पलट के नहीं देखते हो। अब सवाल ये उठता है कि ये कहानी मैं आप लोगों को आज मैं क्यों बता रहा हूँ और इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलने वाला है। कहानी इसलिए बता रहा हूँ कि पूरे जगह जगह पे यही चल रहा है, हर बच्चा सोच रहा है कि हमें 80 आउट ऑफ 80 मैथमेटिक्स में लाना है, ठीक है ना, हमें 100 आउट ऑफ 100 मैथमेटिक्स में लाना है। और बच्चा उस चीज़ को अचीव, मतलब आज के टाइम में बच्चा को ये लग रहा है कि इससे बड़ी चीज़ पूरे दुनिया में कोई कुछ है ही नहीं है। हमारा अगर 80 आउट ऑफ 80 आ गया तो समझ लो हमें भगवान का वरदान प्राप्त हो चुका है, ठीक है ना। तो दो बातें हैं बेटा। सबसे पहली बात, तो अगर आप ऐसी उम्मीद करते हो कि 80 आउट ऑफ 80 ही आपको लाना है, तो उसके टूवर्ड्स आपको क्या काम करना चाहिए, वो चीज़ कैसे अचीव हो सकती है, वो बात आज के सेशन में मैं आपको बिल्कुल जेन्युइन तरीके से, बिल्कुल ऑनेस्ट तरीके से मैं बिल्कुल बताने वाला हूँ। और दूसरी बात, अगर आप 80 आउट ऑफ 80 नहीं अचीव कर सकते हो, आपको अगर ऐसा लगता है या फिर आपकी उस लेवल की तैयारी नहीं है, तो इससे आपकी ज़िंदगी पे क्या इम्पैक्ट आने वाला है। 80 आउट ऑफ 80, मान लो आप 60 आउट ऑफ 80 लाते हो, तो इससे इसके क्या रिपरकशंस हैं, इसके क्या परिणाम होने वाले हैं, उन परिणामों की भी हम लोग यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। पूरी चर्चा के दौरान स्टोरी को याद रखना जिसमें मैंने अपने फ्रेंड आनंद की बात की। भाई द वे मेरा नाम है अंकित कुमार गुप्ता और मैं बच्चों को मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ। 15-16 साल हो गए बच्चों को मैथ्स पढ़ाते हुए। हज़ारों बच्चों को मैंने आईआईटी में भेजा है। खैर, अब वो सब बातें अभी फ़िलहाल करने का वक्त नहीं है। आते हैं काम की बात पे कि सर 80 आउट ऑफ 80 के लिए क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। सबसे पहली बात बेटा ये है कि आज अगर आप ज़ीरो लेवल पे हो, मतलब ज़ीरो लेवल का मतलब अगर आज आप ये सोच रहे हो कि आपकी तैयारी के आधार पे अगर आप पास हो जाओ तो बड़ी बात है, उस केस में 80 आउट ऑफ 80 लाना इम्पॉसिबल है। ये बात आपको सुन के बहुत बुरी लगेगी, बोलोगे सर नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, बोलोगे इवन द वर्ड इम्पॉसिबल सेज आई एम पॉसिबल। ये सब फालतू की बकवास नहीं। फैक्ट ये है कि बेटा मैथमेटिक्स एक ऐसी चीज़ है जिसको डेवलप होने में टाइम लगता है। जो बच्चा प्रोबेबली आज की डेट में ये भी स्ट्रगल कर रहा है कि वो मैथ्स में पास हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, या फिर उसके 50% मार्क्स ही आने वाले हैं, शायद वो बच्चा बेसिक लेवल के कैलकुलेशन में भी मिस्टेक करता है। शायद वो बच्चा एक इरेशनल अंडर रूट ऑफ 6 को अगर मैं बोल दूँ 1/√2 से डिवाइड करना है, वो बच्चा शायद इस चीज़ में भी स्ट्रगल करता है। वो बच्चा एक सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाले इक्वेशन को सॉल्व करने में भी स्ट्रगल करता है। अब बेटा जिसकी स्ट्रगल इतनी हाई लेवल पे है, उससे अगर मैं बोलूं कि मैं तुम्हें 10 दिन में 80 आउट, या 10 या 15 दिन जो भी आपके बोर्ड एग्ज़ाम में बचा हुआ है, उसमें मैं आपको 80 आउट ऑफ 80 दिलवा दूंगा, तो मेरे से बड़ा दोगला इंसान कोई नहीं है। और मेरे से बड़ा दोगला इंसान छोड़ो, इसका मतलब मुझे सब्जेक्ट की रिस्पेक्ट ही नहीं है। बात समझना, इसका मतलब मुझे सब्जेक्ट की रिस्पेक्ट ही नहीं है। और मैं एक बात बता दूं, कुछ भी हो जाए मैं मैथमेटिक्स की दिल से रिस्पेक्ट करता हूं। सब्जेक्ट को बेटा डेवलप होने में टाइम लगता है। सब्जेक्ट के एप्टीट्यूड को बढ़ाने में, कॉन्फिडेंस को लाने में टाइम लगता है। मेरे या दुनिया वालों के 100 बार बोलने से कि तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारी मैथमेटिक्स बहुत अच्छी है, इससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ने वाला है। तुम्हारा कॉन्फिडेंस तब बढ़ेगा जब तुम्हारे द्वारा सॉल्व किए गए सवालों का आंसर, जब आंसर की से मैच होने लगेगा। तो बात ये कि अगर आज आप बहुत हाई लेवल पे अगर स्ट्रगल कर रहे हो, जो कि बहुत सारा बच्चा स्ट्रगल कर रहा है, तो पहली बात तो ये है, अभी भी आपके मार्क्स को इम्प्रूव किया जा सकता है। 80 आउट ऑफ 80 नहीं लाया जा सकता है, पीरियड। दूसरी बात यह है कि सर अगर हम 80 आउट ऑफ 80 नहीं ला पाए तो हमारी ज़िंदगी कैसी चलेगी। हम तो, जैसे घर में लोग बताते हैं कि 10th जीवन का बहुत बड़ा पड़ाव है, ये जीवन का पहला बड़ा एग्ज़ाम है,
जिसने पहले में ही बुरा कर दिया वो बुरा ही हमेशा करेगा, ये सब बातें बिल्कुल ही गड़बड़ हैं। 10th जो एग्ज़ाम है, वैसे बहुत सारे एग्ज़ाम आगे आने वाले हैं। अभी आप छोटे हो तो आपको ये बहुत बड़ा एग्ज़ाम लग रहा है, वैसे बहुत सारे एग्ज़ाम आपको आने वाले हैं। बात ये है कि बेटा ज़िंदगी ऐसी है ना कि जब आप बड़े हो जाओगे, जब आप जॉब करोगे या फिर आप किसी कंपनी को चलाओगे, कुछ भी ऐसा काम करोगे, डेली ज़िंदगी आपका इस लेवल का एग्ज़ाम लेगी। तो बात यह है कि बेटा जीवन बहुत लंबा है और इस लंबे से जीवन में 10th एग्ज़ाम के सिमिलर बहुत सारे आप बोल लो पड़ाव या बहुत सारे माइलस्टोन्स आने वाले हैं। तो अगर आज आप 10th में थोड़ा सा कम मार्क्स भी मैथमेटिक्स में लेके आते हो तो ये इस चीज़ को रिफ्लेक्ट नहीं करता कि आप लाइफ में भी हमेशा पीछे रहोगे। याद रखना आनंद की कहानी और मेरी कहानी को, ठीक है ना। तो कुछ नहीं पीछे होने वाले हो, पॉइंट यहाँ पे ये सिंपल सा है। फिर भी बेटा हमें अपने मार्क्स को अपने पोटेंशियल के हिसाब से इंक्रीज करने की कोशिश हमेशा करनी चाहिए। अब पोटेंशियल के हिसाब से इंक्रीज कैसे हो सकता है? एक बात है कि बेटा अगर आप डीमोटिवेटेड हो, आप सोच रहे हो कि सब कुछ खत्म हो गया है, तो ये चीज़ गलत है। मैथ्स के एग्ज़ाम में 60 आउट ऑफ 80 लाना गलत नहीं है, बट एग्ज़ाम के 20 दिन पहले ये सोच लेना कि हम बर्बाद हो चुके हैं, ये सोच गलत है। तो इस सोच को आपको चेंज करना है, क्योंकि जब तक आप साइकोलॉजिकली नहीं मजबूत हो जाओगे, जब तक आप अपनी सोच को नहीं चेंज कर लोगे, तब तक मेरे द्वारा या किसी भी शिक्षक के द्वारा बताई हुई कोई भी बात वह आपके लिए काम नहीं करने वाली है। तो बात बहुत ही सिंपल सी है। हर बच्चे के लिए मैसेज है, जो आज वो बच्चा फील करता है कि वो 50 आउट ऑफ 80 लाने वाला है, या फिर किसी बच्चे का टारगेट जेन्युइनली है कि वो 80 आउट ऑफ 80 लाने वाला है, जो मैं बातें बोलने वाला हूँ वो बातें हर बच्चे के लिए जो मैथमेटिक्स को सीखना चाहता है, मैथमेटिक्स को समझना चाहता है, और जो जिसको बोलते हैं ना मैथमेटिक्स की आत्मा को देखना चाहता है, उसके लिए ये सारी बातें ट्रू हैं। ये सारी बातें 10th क्लास के बच्चे के लिए भी ट्रू हैं अगर वो मैथमेटिक्स का कोई भी क्वेश्चन करता है, और ये सारी बातें मेरे जैसे एक एक्सपीरियंस्ड एक सीजन्ड टीचर के लिए भी ट्रू हैं। अब मैं आपको पहली बात मैं बताता हूँ कि बेटा मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसको आप किताबें पलटते चले जाओ, मतलब बेड पे लेटे लेटे रजाई को ओढ़ के और पन्ने पलट रहे हैं, सॉल्यूशन देख रहे हैं, हाँ इसमें ये किया, हाँ हाँ इसमें ये किया, इसके बाद ये किया, इसके बाद ये किया। ऐसा करने से मैथमेटिक्स नहीं आती है। और ये बात मतलब पन्ने पलटने से, और पन्ने पलटने से बाकी सब्जेक्ट फिर भी एक लेवल पे थोड़ा बहुत आ जाते हैं, बट मैथमेटिक्स तो बिल्कुल भी नहीं आती है। ये बात मुझे तब पता लगी जब आईआईटी रुड़की में 2006 में पहुंचा, तो मेरा जो जेई में मैथमेटिक्स का मार्क्स था वो आईआईटी रुड़की के अधिकतर बच्चों के मार्क्स से काफ़ी अच्छा था। हम लोग पहुंचे थे तो एक दूसरे का पूछते थे तेरा जेई में कितना आया, तेरा जेई में कितना आया। तो मैं कॉलेज के कंफर्टेबली मैं टॉप 5 लोगों में था जिसने जेई मैथमेटिक्स में सबसे ज़्यादा मार्क्स स्कोर किया था। अब जब पहले सेमेस्टर में मैथमेटिक्स का जब पहला एग्ज़ाम आता है तो उसमें सिलेबस में कुछ टॉपिक्स थे, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें फार्मूले वगैरह कुछ कुछ होते थे। वो फार्मूले वगैरह मैंने देख लिए, और मेरे पास मैं उतना वक्त नहीं था, या फिर लगा लो मैं थोड़ा सा पहले सेमेस्टर में पहुंच के मैं थोड़ा सा इनसिंसियर हो गया था, तो मेरे पास उतना वक्त नहीं था। तो मैंने जो सॉल्व एग्जाम्पल या जो बच्चों ने प्रॉब्लम्स को सॉल्व किए थे उन्हीं प्रॉब्लम को मैंने गो थ्रू कर लिया, जैसे कि नॉर्मली इतिहास भूगोल को जैसे पढ़ते हैं, और मैंने मल्टीपल टाइम गो थ्रू किया, बट मैंने कलम से कभी नहीं सॉल्व किया। क्यों? क्योंकि मुझे ये लगता था कि मैं तो इतना ब्रिलियंट आदमी हूँ मैथमेटिक्स में कि अगर मुझे फॉर्मूला भी दिखा दोगे तो एग्ज़ाम में जाके मैं हाथ के हाथ में तुरंत करके चला आऊँगा। अब मैं कॉन्फिडेंट था अपनी तैयारी को लेके कि कुछ गड़बड़ नहीं होने वाला, अंकित फॉर्मूला तुम्हें आता है, तुम इन्हीं में कर ले जाओगे। जब मैं एग्ज़ाम में पहुँचता हूँ तो पहुँचते ही पता नहीं क्या होता है कि एक्चुअल में लाप्लास और फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला थोड़ा थोड़ा सिमिलर होता है। वो बोलेगा कि साइन हाइपरबोलिक फंक्शन का लाप्लास कॉस बनेगा, कॉस का साइन बनेगा, इस टाइप से बहुत ज़्यादा सिमिलर होता था। एग्ज़ाम में जाते ही लाप्लास का फार्मूला दिमाग के इस हिस्से में रखा था,
फोरियर का फॉर्मूला दिमाग के इस हिस्से में रखा था, एग्ज़ाम में बैठा 5 मिनट होता है कि वो दोनों फार्मूला आके यहाँ पे आपस में मिक्स हो गया। अब मैं पूरी तरीके से कंफ्यूज्ड। 15-20 मिनट हुआ था, मुझे पता लग चुका था कि इस पेपर में मैं फेल होने वाला हूँ, क्योंकि पूरी तरीके से कंफ्यूज्ड हूँ, मुझे कुछ ना आ रहा है। जो सवालों को मैं पढ़ के आया था बिना लगाए, वो उनमें से कुछ सवाल हालांकि एग्ज़ाम में आए भी थे, बट पता नहीं क्या हो गया कि उन चीज़ों को भी मैं नहीं रिकॉल कर पा रहा हूँ, बिल्कुल नहीं रिकॉल कर पा रहा हूँ। अल्टीमेटली 20 मार्क्स का पेपर था, 20 में से मेरे कुछ 3 मार्क्स के आसपास आए थे। तो एक बहुत ही बिटर मुझे लेसन मिलने को मिला। मुझे लगता था कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मैं बहुत ब्रिलियंट हूँ, अगर मुझे केवल फार्मूला दिखा दोगे तो एग्ज़ाम में जाके मैं हाथ के हाथ उसको करके चला आऊँगा। और ये चीज़ पूरी तरीके से खंडित हो चुकी थी कि ऐसे मैथमेटिक्स को नहीं सीखा जाता। तो सबसे पहली बात मैं आपसे ये बोलूँगा, बेटा मैथमेटिक्स में जो भी तुम्हें करना है, पहला बात यही है कि खुद से सॉल्व करना है। पहला बात यही है कि खुद से सॉल्व करना है। और मैं अपने बच्चों को हमेशा एक एग्जाम्पल में देता हूँ। आप में से कई सारे बच्चे मेरी भी क्लासेस लगा रहे हैं, अभी वन शॉट वगैरह मैं ले रहा हूँ, ठीक है ना। और आपके एग्ज़ाम के पहले पहले सारा का सारा मैथमेटिक्स का जो भी सिलेबस है वो काफ़ी डिटेल में मैं कवर करा दूंगा। बट बात ये है कि मान लो आपने मुझे बीपीटी का एक क्वेश्चन करते हुए देखा, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का एक क्वेश्चन करते हुए देखा, आपने उस क्वेश्चन को मुझे करते हुए देखा, उसी सेम क्वेश्चन को आपने दूसरे टीचर को करते हुए देखा, उसी सेम क्वेश्चन को आपने तीसरे टीचर को करते हुए देखा, उसी सेम क्वेश्चन को आपने चौथे टीचर को करते हुए देखा। और फिर भी बता दूं, पांचवी बार वो एग्जाम में वो क्वेश्चन आएगा और उस क्वेश्चन का अगर लेवल अगर एवरेज भी होगा तो आपसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपने उसको केवल करते हुए देखा है। करते हुए देखने से मैथमेटिक्स नहीं हो पाती। मैथमेटिक्स को लगाना बेटा एक आर्ट है। जैसे मैं बताऊं, मैं क्रिकेट बहुत देखता हूं, तो मैंने विश्व के जो महानतम बल्लेबाज हैं, मैंने उनकी बैटिंग को मैंने बहुत देखा है। आप चाहे मतलब सचिन तेंदुलकर और मोहम्मद अजहरुद्दीन, और वहाँ के एरा से लगा लो रोहित शर्मा, विराट कोहली का एरा चल रहा है, शुभमन गिल का एरा चल रहा है, बाहर के बैट्समैन मैथ्यू हेडन और मार्कवा स्टीवा, या फिर आज के बैट्समैन की रिकी पॉन्टिंग, ठीक है ना। महानतम बैट्समैन को मैंने बहुत ज़्यादा मैंने बैटिंग करते हुए देखा है, मैंने क्रिकेट बहुत देखी है। मुझे पता है कवर ड्राइव ऐसे मारा जाता है और पुल शॉट ऐसे मारा जाता है, वो सब मुझे पता है, मैंने देखा बहुत है, देखा बहुत है। और मैंने क्रिकेट मैंने इस लेवल पे देखा है कि अगर कोई बॉल आ रही है तो मुझे पहले ही पता लग जाता है कि लगा है इस बार ये आउट स्विंग डालेगा, लगता है इस बार इन स्विंग डालेगा, समझे ना। मतलब बहुत अच्छी मेरी क्रिकेट की समझ है जब मैं टीवी में देखता हूँ तो। बट मैं एज ए बैट्समैन मैं बहुत ही बुरा बैट्समैन हूँ। मैं बताऊँ, अगर आज 11 लोगों की टीम बनाओगे तो मेरा बैटिंग का जो स्किल होगा ना, वो 11 में से 8वें या 9वें नंबर पे आएगा। क्यों? मेरी बैटिंग की स्किल्स ख़राब हैं, जबकि मैंने देखा तो बहुत है, क्योंकि मैंने बैटिंग की उतनी प्रैक्टिस नहीं की है, मैंने केवल देखा देखा है। मैथमेटिक्स भी बेटा यही चीज़ है, अगर आप केवल टीचर को सवाल बनाते हुए मल्टीपल टाइम देखते हो तो उससे कुछ नहीं होता। एक बार आप टीचर को सवाल बनाते हुए देख लो और दूसरी बार उस सवाल को स्क्रैच से खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। ये ना कोशिश करो जैसा जैसा टीचर ने किया था हमें वैसा वैसा लिखना है। ये कोशिश करो इस क्वेश्चन को देख के हमें क्या क्लिक होता है, और हमें ये क्लिक होता है, इसको हम ऐसे लगाते हैं। तुम, कहने का मतलब देखो, तुम्हें अगर मैथमेटिक्स सीखनी है, तुम सवाल वैसा ना सॉल्व करने की कोशिश करो जैसा अंकित सर यहाँ पे बोर्ड पे सॉल्यूशन लिख रहे हैं। तुम्हारा दिमाग क्या बोलता है कंसेप्ट को समझने के बाद, उस हिसाब से तुम सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करो, उससे बेटा तुम्हारा लॉजिक खुलेगा। तो पहली बात, खुद से सॉल्व करना है। ये बात आज भी ट्रू है। आज के 20 साल बाद अगर मान लो आप मैथमेटिक्स के टीचर बन गए, तब भी ये बात हमेशा ट्रू होने वाली है। दूसरी बात, सवाल को बच्चे बीच में छोड़ देते हैं, वो बोलते हैं अब इसके आगे तो सॉल्व हो जाएगा ना, यहीं तक तो मुश्किल था।
दूसरी बात जो हर बच्चे के लिए एप्लीकेबल है, वो बात ये एप्लीकेबल है कि फाइनल आंसर निकालो, फाइनल आंसर निकालो। ये दूसरी बात जो हर बच्चे के लिए एप्लीकेबल है कि फाइनल आंसर आपको निकालना ही निकालना है। ये लगता है बेकार कैलकुलेशन एग्जाम में, जब तुम घर पे बैठ के तुम्हारा वो करने का मन नहीं हो रहा है, और कहीं ना कहीं अगर आपका किसी चीज़ को करने का मन नहीं होता है तो कई बार आपका कॉन्फिडेंस ही डाउन होता है, इसलिए मन नहीं होता है। बट आप खुद को अंधेरे में रखते हो। एक घटिया सी इक्वेशन आई, बोला आप तो यहाँ से एक्स तो निकाल ही ले जाएंगे। कई बार मैंने देखा उसकी वजह ये होती है क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस ही आपको बता रहा है कि अब बेटा अगर तुम इसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो तुम कर दोगे कैलकुलेशन एरर, और उससे तुम्हें लगेगा बहुत ज़्यादा बुरा, और उस बुरा को छुपाने के लिए हम फाइनल आंसर नहीं निकालते हैं। बॉटम लाइन ये है कि फाइनल आंसर हमेशा पूरा निकालना है, ये नॉन नेगोशिएबल है, दिस इज सैक्रोसैंक्ट। ये चीज़ सबको क्लियर होती है, फाइनल आंसर पूरा। तीसरी बात, सबसे बड़ी जो बच्चों के साथ प्रॉब्लम है, कुछ भी वो एरर करेंगे उनका फाइनल आंसर नहीं आएगा तो बोलेंगे सिली एरर हो गया था, अरे ये सिली एरर हो गया था, अरे ये सिली एरर हो गया था। वो अपने माँ बाप को भी बताते हैं ये सिली एरर हो गया था। तो बात ये है कि उनकी जो कमियां हैं, वो कुछ छोटा मोटा कंसेप्चुअल एरर भी करेंगे ना, उसको भी वो सिली एरर का नाम दे देंगे। तो बात ये है कि सिंपल सी बात है, एवरी सिली एरर इज नॉट सिली, एवरी सिली एरर इज नॉट सिली। हर एक सिली एरर सिली नहीं है, समझे। तुम अगर क्वाड्रेटिक का रूट निकालने में गड़बड़ कर रहे हो और उसके बाद में पीछे से आंसर देखते हो, तुम्हें अच्छा नहीं ये इसमें ये करना था, अच्छा नहीं ये करना था, तो कहीं ना कहीं मतलब सवाल को सॉल्व करने में पहली बात तो तुम्हारा कंसंट्रेशन लेवल नहीं अच्छा था, जो कि बहुत ही गड़बड़ बात है। दूसरी बात, तुम्हें कॉन्फिडेंस भी नहीं था, तुम्हें पहले से पता था कि तुम फाइनल आंसर गलत ही निकालते हो और उसके बाद पीछे से देख के उसको सही करते हो, तुम्हें पहले से पता था। और एक कंसेप्ट चलता है जो आज के सारे जंजीस को पता होता है, पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन। आप जो सोचते हो ना वो होता है। तो अगर आपको लगता है कि आप फाइनल आंसर गलत ही निकालते हो और कैलकुलेशन में आपका एरर होता ही है, अगर ये चीज़ें आपको लगती हैं ना तो ये एक्चुअल में होंगे। तो बात यह है कि बेटा दिमाग को कूल एंड काम रखो, कॉन्सेंट्रेट होके सवालों को सॉल्व करो, बहुत ज़्यादा रश ना करो। कोई भी चैप्टर सीख रहे हैं, शुरुआत के सवाल को इत्मीनान से मेडिटेशन मोड में सॉल्व करना चाहिए। ऐसा नहीं बस जल्दी 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 जल्दी, मेडिटेशन मोड में सॉल्व करना चाहिए। मेडिटेशन मोड का मतलब क्या होता है कि हम आराम आराम से सोच रहे हैं, जो चीज़ हम कर रहे हैं वो चीज़ हमें पता है, समझे ना, हम कहाँ पे क्या लगा रहे हैं, सवाल को हम केयरफुली पढ़ सकते हैं। तो ये बात मान लें, एवरी सिली एरर इज़ नॉट सिली। हर एक सिली एरर को अगर हम सिली बोल देंगे तो हम अपनी कमियों को छुपा रहे हैं। ये बोलना हमसे सिली एरर हो गया, इसमें कोई कमी नहीं नज़र आती, बट ये बोलना कि सर हमारा कंसंट्रेशन ही लो है, हम सवाल ही ढंग से नहीं पढ़ पाते हैं, हम सवाल ही नहीं ढंग से पढ़ पाते हैं। इसके अलावा सर हमें सवाल को पढ़ते ही कॉन्फिडेंस रहता है कि हम कुछ गड़बड़ ही करने वाले हैं, और वो गड़बड़ होता भी है। तो ये कमियों को हम छुपाते हैं ये बोल के कि हमसे सिली एरर बहुत ज़्यादा होता है, समझे ना। तो हर एक सिली एरर को सिली का नाम मत दो। एक जो छोटा सा रूल मैं फॉलो करता था, जब भी मुझे लगता था कि मैं एक सिली एरर कर रहा हूँ, जब मैं बच्चा था, अब तो वैसे इसको थोड़ा सा कम फॉलो करता हूँ क्योंकि अभी मुझे मैथमेटिक्स बहुत सॉल्व करनी पड़ती, एज ए बच्चा मैं बहुत फॉलो करता था। जब भी मुझे लगता था मैं एक सिली एरर कर रहा हूँ, मैं खुद को मैं एक चाटा मारता था, ठीक ठाक लेवल का चाटा मारता था। ये चाटा अभी भी जलन कर रहा है, ठीक है ना। ये चाटा मुझे याद दिलाता था कि भाई हर बार हर क्वेश्चन में सिली एरर ना करो, नहीं तो सीरियसली कई बार ऐसे फ्लो में मार देना, दर्द होने लगता था।
ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि तुम खुद को बहुत तेज़ मारो, बट हर एक सिली एरर होने पे कुछ ऐसा एक्टिविटी ज़रूर करना जिससे तुम्हें याद रहे कि कितने मिनट पहले तुमने सिली एरर किया था। ठीक है, तो ये बात हर बच्चे के लिए एप्लीकेबल है। अब अगली बात मैं बात करता हूँ उन बच्चों की जिनकी मान लो तैयारी बहुत ही बेहतरीन लेवल पे आज के टाइम पे है। अगर तुम्हारी तैयारी बेहतरीन लेवल पे है, तुम्हारे एनीवे बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं, मे बी 80 आउट ऑफ 80 आ जाएगा, 75 आउट ऑफ 80 आ जाएगा, 70 आउट ऑफ 80 आ जाएगा, बट तुम्हारे बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। और आपने मैथमेटिक्स को डेवलप किया है, आपने मैथमेटिक्स की फील ली है, बिल्कुल भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सारे फॉर्मूले आपके दिमाग में होने चाहिए। जो इसके पहले मैंने 3 बातें बताई हैं वो तो इन जनरल अच्छा मैथमेटिशियन बनने का एक रास्ता है, ठीक है ना। तो ये 3 बातें याद रखने के अलावा सारे फॉर्मूले तुम्हारे दिमाग में होनी चाहिए। जो जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आई एम श्योर सीबीएसई के आप लोग ऑलरेडी लगा ही रहे होगे। एनसीईआरटी वाली किताब आप लोग सॉल्व कर ही चुके होगे। एनसीईआरटी के सॉल्व्ड एग्जाम्पल को देख लेना, ये सेंटेंस गलत है। एनसीईआरटी के सॉल्व्ड एग्जाम्पल को सॉल्व कर लेना, ये सेंटेंस सही है, ठीक है। तो तुम्हारी तैयारी बेटा बिल्कुल परफेक्ट है। तुम्हारे लिए केवल एक मैसेज है, अगर तुम, याद है आनंद वाली कहानी, अगर तुम 99 आउट ऑफ 100 नहीं ला पाए, तुम केवल 83 आउट ऑफ 100 ला पाए, तो तुम अंकित कुमार गुप्ता बनोगे। और अंकित कुमार गुप्ता ने तो आनंद से तो अच्छा ही किया है ना जीवन में, या करियर में लगा लो, या मैथमेटिक्स में भी लगा लो, तो ऐसा कोई बुराई नहीं। तो मैं पूरी तरीके से, मैं ईश्वर से मैं प्रार्थना करूंगा कि तुम्हारे 80 आउट ऑफ 80 आ जाएं। वो सारी चीज़ें आपको पता हैं ऑलरेडी, और स्कूल में भी आपका प्री बोर्ड एग्ज़ाम होगा, सैम्पल पेपर वगैरह को भी थोड़ा सा सॉल्व करके देखना है। बच्चे अपनी सिंसियरिटी को तुम्हें मेंटेन रखना है और खुद को ग्राउंडेड रखना है। खुद को ग्राउंडेड रखने का मतलब कि तुम्हें ये सोचना है कि अगर सर हमारा 70 आए चाहे 80 आए, अगर हमारा मान लो 80 आउट ऑफ 80 आता है, मेरे दोस्त का 70 आ जाता है, तो हम ये नहीं सोचेंगे कि यार वो बकवास हो चुका है या वो हमसे बहुत पीछे जा चुका है। ये 10th एग्ज़ाम बेटा, ये आगे या पीछे जाने के अबाउट वाला एग्ज़ाम नहीं है, ये आपको एक अच्छा इंसान बनाने वाला एग्ज़ाम है। ये आपको एक ग्राउंडेड और एक हम्बल आदमी या हम्बल इंसान बनाने की कोशिश करता है। तो मार्क्स आपके, और एक बात मैं मान लूँ, कोई भी बेटा अगर ढंग का टीचर होगा ना पूरे कंट्री में, तो तुम उससे बोलोगे सर मेरे बोर्ड में 99% आए, ये खुश होगा, ऑब्वियस सी बात है। या फिर बोलो मेरा बोर्ड में सर केवल 85% आया। एक ढंग का टीचर ना इस बेसिस पे बच्चों से प्यार नहीं करता। ऐसा नहीं कि वो 99% वाले से ज़्यादा प्यार करेगा, 85% वाले से कम प्यार करेगा, क्योंकि एक ढंग के टीचर को एक बात पता है कि अभी तो ये ज़िंदगी की शुरुआत है, और ये 85% और 99% का अंतर कब ख़त्म हो जाएगा वो पता भी नहीं लगेगा। एक मैं ढंग का टीचर मैं बोल रहा हूँ, आप किसी भी एक ढंग के प्रोफेशनल से बात करोगे तो फॉर हिम और हर ये हार्डली मैटर करेगा कि तुम्हारा 10th में 80% आया था कि 99% आया था। तो आप अगर 10th में 99% लाना चाहते हो, बिल्कुल हमें एफर्ट लगाना चाहिए। कहीं कहीं ये आगे चल के मैटर करता भी है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं मैटर करता, हमें एफर्ट लगाना चाहिए। क्यों लगाना चाहिए? क्योंकि हमने 9th-10th यार 2 साल हमने सिंसियरली पढ़ाई की, और लास्ट में अगर हम ये सोचें कि अरे ये सब तो बकवास, इससे कुछ होता नहीं है, तो वो 2 साल का जो हमने टाइम दिया है उसके साथ इनजस्टिस हो जाएगा। 2 साल जो खुद के साथ इनजस्टिस हो जाएगा। इस वजह से हमें 99% हमें लाना है 10th में। इस वजह से हमें 99% नहीं लाना है कि हम 80 और 85% वाले को नीचा ऐसे देखेंगे, बकवास। बात समझ में आती? जिन बच्चों की हालत ख़राब है मैं उस पर आता हूँ। बच्चे, अगर आपकी हालत अभी ख़राब है तो इसका ये कतई मतलब नहीं कि आप ख़राब हो। ये बात तो बिल्कुल तय है कि आप नहीं ख़राब हो। 2 सालों 9th और 10th या फिर पूरे 10th में मान लो आपने जो पढ़ाई की, जो आपका डेडिकेशन का लेवल था, जो स्ट्रैटेजी का लेवल था, उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ
खराबी हुई है, ये बात तो पक्की है। उसको सुधारने का बेटा सिंपल सा तरीका ये है कि भाई मैथमेटिक्स में भी कुछ कुछ बिल्कुल डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड वाले चैप्टर्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एपी वाला चैप्टर है, वो मोस्टली फार्मूला बेस्ड है और इजी चैप्टर है, बात समझे। ऐसे सरफेस एरिया वाला चैप्टर, वॉल्यूम वाला चैप्टर भी करीब करीब फार्मूला बेस्ड है, ठीक है ना। रियल नंबर्स वाला चैप्टर भी करीब करीब सिंपल है। तो बात ये है कि जो आपके 13-14 चैप्टर्स हैं, उन 13-14 चैप्टर्स में से बेटा जो सबसे पहले जो आपको चैप्टर इजी लगता है, जिसको करने में या सीखने में आपको कम टाइम लगेगा, पहले उन चैप्टर्स को कर लो। अब तुम बोलो कि सर आज तक हमने ट्रायंगल्स किया ही नहीं है और उसके बाद में क्या सर हमें सब कुछ हो जाएगा? तो बेटा होने को तो हो जाएगा, बट वक्त इतना कम बचा है कि ट्रायंगल के अलावा भी 12-13 चैप्टर करने हैं ना। पूरा पेपर ट्रायंगल से ही थोड़ी ना आने वाला है। तो स्ट्रैटेजी तुम्हें ऐसे डिसाइड करनी है, तुम्हें अपने काम को, अमाउंट ऑफ वर्क को कंट्रोल रखना है। तुम्हें हर दिन का टाइम टेबल बनाना है। जो जो पहले तुम्हें आसान टॉपिक लगते हैं, जिसको तुम्हें लगता है तुम इजीली सीख सकते हो, उन आसान टॉपिक को हमें करना है। आसान टॉपिक्स में भी बेटा कुछ मुश्किल क्वेश्चन होते हैं। मुश्किल क्वेश्चन तुम चलो अभी फिलहाल ना करो। अगेन मैं इस केस की बात कर रहा हूँ जब तुम्हारी हालत बहुत ख़राब है, जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारा 35-40 से ऊपर मार्क्स नहीं आने वाला है। तो जब तुम्हें लगता है तुम्हारा 35-40 आने वाला है, तो इसको मैं 80 नहीं, 80 की कोई स्ट्रेटजी नहीं है 35-40 को 80 में कन्वर्ट करना। या तो बाकी सब्जेक्ट छोड़ के तुम केवल मैथ्स ही पढ़ते रहो, तब फिर भी पॉसिबल है। बट बात ये है कि बाकी सब्जेक्ट छोड़ के हम केवल मैथ्स पढ़ेंगे तो मैथ्स में जहाँ हमारा 40 आने वाला था वहाँ हमारा 70 आ जाएगा। बट 30 नंबर का फ़ायदा हुआ मैथ्स में, बाकी सब्जेक्ट में तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे हम, तो ओवरऑल तो हमारा कमी हो जाएगा ना। तो इस बात का मुझे एहसास है कि मैथ्स के अलावा भी बाकी 5 सब्जेक्ट हैं, उनको भी आपको करना है। तो इस हिसाब से जो इजी चीज़ें आपको लग रही हैं, उन इजी चीज़ों पे टारगेट करो। जो भी बेटा टफ़ चीज़ें होंगी उसको तुम बोलो सर हम उसको कब करेंगे। अगर अभी वक्त नहीं मिल पा रहा है तो बेटा अभी मत करो, तुम भगवान के भरोसे उसको छोड़ के चले जाओ जो बहुत टफ है। क्योंकि बहुत टफ को तुम हो सकता है कि याद कर लो कुछ कुछ करके, बट वो एग्जाम में कर नहीं पाओगे उसको अल्टीमेटली। तो आपको बेटा आज के टाइम में उन्हीं चीज़ों पे फोकस करना है जहाँ से तुम्हें क्लियर कट पता लग रहा है कि तुम ईजिली मार्क्स को स्कोर कर सकते हो। ज़्यादा प्रेशर कतई नहीं लेना है। हर दिन का रूटीन होना, हर दिन का टाइम टेबल होना, दिस इज सुपर डुपर इम्पॉर्टेंट। जो भी सवाल कर रहे हैं उसको आखिरी तक हमें करना है। और ये ध्यान रखना, जो भी बेटा तुम्हारा 10th का एग्ज़ाम होगा, तुम्हारे मार्क्स कम आएंगे चाहे ज़्यादा आएंगे, तुम्हें मैथमेटिक्स में अच्छा बनाने की जिम्मेवारी मेरी है। वो अच्छा मैं 10 दिनों में नहीं बना पाऊंगा, बट अगर तुम बोलो कि सर हमारा 10th में बिल्कुल ही मैथमेटिक्स वीक था, क्या 11वीं 12वीं में मैं बढ़िया लेवल की मैथमेटिक्स सॉल्व कर सकता हूँ? तो इसका जवाब है यस, 100% यस। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है और अननेसेसरी प्रेशर नहीं लेना है। रूटीन में पढ़ाई करनी है, चेहरे पे स्माइल मेंटेन करते हुए पढ़ाई करनी है। और अगर आज हम 35-40 मार्क्स हमें लग रहा है मैथ्स में हम लाने वाले हैं, तो इस 40 को केवल 50 तक पहुंचाने की कोशिश करनी है। जिस टाइम पे तुम्हें कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हम सर 50 तो अब आ जाएगा, तुम्हें 50 से 60 का रास्ता भी खुद ब खुद दिखेगा। जब तुम्हें कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि तुम्हारा 60 आ जाएगा, तो 60 से 70 और 70 से 80 का भी रास्ता खुद दिखेगा। तो बच्चों बिल्कुल भी परेशान आप लोगों को नहीं होना है, मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा। आपका अगर अच्छा मार्क्स आया तो भी मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा, और अगर आपका बुरा मार्क्स आया तो और भी ज़्यादा मजबूती के साथ मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा। इस प्रॉमिस के साथ आज के वीडियो को मैं बंद करता हूँ, आज की वीडियो को मैं ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ होगा। थैंक यू बच्चों।